जैसे जैसे प्राइम टाइम की तरफ वक्त चढ़ता है, वो खबरें जिनमें प्राइम टाइम में छा जाने का मादा होता है, वो हम आपसे डिस्कस करते हैं प्राइम एट 4 में। और उनमें वो खबरें जो खास हैं, पहले वो देख लीजिए, आपको दिखाएंगे संभल के बाद। अलीगढ़ मस्जिद में भोले शंकर, दिल्ली का चुनावी रण कहां से आया, जाट आरक्षण, ये भी आपके सामने होगा। योगी पहुंचे प्रयागराज, हो गया महाकुंभ का महाआगाज, कैसी हो रही हैं तैयारियां, देखिएगा। और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे सागर वाले विधायक जी का घर कहां मिला मगरमच्छ, क्यों मिला मगरमच्छ, ये भी प्राइम एट 4 आपको बताएगा। लेकिन ये देखिए कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल का एक और बड़ा दांव सामने आया है। केजरीवाल ने उठाया है जाट आरक्षण वाला मुद्दा। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, दिल्ली के जाटों को दिल्ली केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की मांग। दिल्ली के जाटों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा सियासी दांव। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। और शीश महल पर पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत का बयान। कैलाश गहलोत ने कहा शीश महल ने आम आदमी पार्टी की छवि को डैमेज किया है, केजरीवाल की छवि बिगाड़ने में शीश महल एक बड़ा फैक्टर है। शीश महल जो है वो सबसे अगर आम आदमी पार्टी की इमेज को अगर डैमेज किया है किसी चीज़ ने, और अगर अरविंद केजरीवाल जी की छवि को अगर किसी चीज़ ने डैमेज किया है, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो शीश महल रहेगा। केजरीवाल को समाजवादी पार्टी और टीएमसी के समर्थन पर बोले मनोज तिवारी। मनोज तिवारी ने कहा टीएमसी समाजवादी पार्टी के समर्थन से कुछ होगा नहीं, जनता के दुश्मनों से केजरीवाल मिल गए हैं। संजय सिंह ने कहा सबका मकसद बीजेपी को हराना है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, इंडी गठबंधन के दल हमारा साथ दे रहे हैं। सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के, लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है टीएमसी और समाजवादी पार्टी का दिल्ली से क्या मतलब? उनका कोई मतलब नहीं है, और मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि चूंकि वो जनहित का, जनता का दुश्मन समाजवादी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, केजरीवाल मिल गए हैं उनके जैसा जो जनता के अधिकारों पे, हक पे हमेशा अटैक करते हैं। चोरी, भ्रष्टाचारी, ये सब अब तीनों की पहचान बन गई है। 2 सीटों से चुनाव लड़ने की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने किया खारिज। कहा सिर्फ एक विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगा, सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ने वाला हूं। अरविंद केजरीवाल ने उन अटकलों को खारिज किया जहां कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट पर मुकाबला अब टफ होता हुआ देखकर 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। अलीगढ़ की मस्जिद में मंदिर होने के दावे पर बड़ी खबर। बीजेपी ने कहा बौद्ध स्तूप और मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद, मस्जिद नहीं होने का दावा साबित हो गया, बीजेपी ने कहा। अलीगढ़ के आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम ने अलीगढ़ की जिला अदालत में जामा मस्जिद को हिंदू किला बताकर याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद के पास ओम का निशान मौजूद है। साथ ही याचिका में दावा किया गया कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद असल में हिंदुओं का किला है। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव देव गौतम के द्वारा जो तथ्य आरटीआई में मांगे गए थे, नगर निगम से मांगे गए, एएसआई से मांगे गए, उन सब में ये स्पष्ट हो गया है
कि वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, वहां पर बौद्ध स्तूप था और हिंदू मंदिर था। और मस्जिद में मंदिर के दावे पर एएमयू के इतिहासकार का बयान। मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। मस्जिद में मंदिर होने का दावा कहीं स्टैंड नहीं करता। यह दावा पूरी तरह से गलत है। उस तरह की बातें जो जिसका कोई एविडेंस, जिसका कोई सबूत ना हो, मेरे ख्याल से वो कहीं स्टैंड नहीं करता है। वो गलत है ये बातें, और इसका कोई इतिहास भी, कोई साक्ष्य तो सामने लाया जाए और उसको माना जाए। वरना मेरे ख्याल से जो है, एज ए हिस्टोरियन, एज ए स्पेशलिस्ट इन द फील्ड, आई से दैट इट इज टोटली रॉन्ग। ये गलत है, ये उनका कहना गलत है। प्रोफेसर वसीम राजा इतिहासकार ये बात कह रहे हैं। और 1978 संभल दंगों की खुलेगी फाइल। सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी। एसपी संभल ने कहा दंगों की जांच नहीं, रिपोर्ट तैयार होगी। 1978 के दौरान सांप्रदायिक दंगों की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है। बीजेपी नेता की मांग के बाद यूपी गृह विभाग के उप सचिव ने संभल के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर 1 हफ्ते में दंगे से जुड़ी जानकारी देने के लिए कहा। इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि दंगे से जुड़ी जांच होने वाली है, लेकिन पुलिस ने मामले को लेकर साफ किया कि जांच जैसा कुछ नहीं होने वाला है, रिपोर्ट तैयार होने वाली। ये एक भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पे और कई अन्य जगहों पे फैलाई जा रही है कि 1978 में जो सांप्रदायिक दंगे जनपद संभल में, उस जमाने में जनपद मुरादाबाद जो था, संभल कस्बे में हुए थे, उसके बारे में दोबारा जांच कराई जा रही है। इस तरीके का कोई वाकया नहीं है। माननीय एमएलसी श्रीश चंद्र शर्मा द्वारा एक 17 तारीख को पत्र दिया गया था। रूल नंबर 115 जो है, उसके माध्यम से शासन द्वारा एक आख्या मांगी गई है, जिसमें 1978 में दंगों के संबंध में जो भी सूचना है वो उनको प्रदान की जाए। उस सूचना को संकलित किया जा रहा है। उस सूचना संकलन के बाद में शासन को प्रेषित की। अब 1978 में क्या हुआ था, ये जरा एक रिकैप आपके सामने रखता हूं। संभल में 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ। 29 मार्च 1978 को संभल में दंगा हुआ। होली के बाद कई दिन हिंसा आगजनी हुई। दंगे में हिंदुओं के घरों दुकानों में आगजनी हुई। दंगाइयों की भीड़ ने कई हिंदुओं की हत्या की। सांप्रदायिक दंगे में 184 लोग मारे गए। संभल अतिक्रमण हटाने के अभियान पर डीएम का बयान सामने आया। अतिक्रमण हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है। संभल के चंदौसी में नवंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, लेकिन बाबरी के निकलने के बाद अतिक्रमण अभियान रोका गया था। बुधवार को एक बार फिर से शहर में अतिक्रमण अभियान शुरू किया गया। नगर पालिका ईओ की अगुवाई में अभियान चलाया गया। नगर के मुंसिफ रोड में न्यायालय के सामने चिन्हित की गई दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तो अतिक्रमण हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है। नियमित रूप से आपको भी पता है कि प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाता रहा है। वो आज का नहीं है, लगभग 5 से 6 महीने से लगातार अभियान चल रहा है। और विशेष रूप से यदि किसी तालाब या इस तीर्थ स्थान पे कब्जा है तो नोटिस दे करके हम उसको हटवाते हैं। वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खुला मंदिर। ताले को काटा गया, मंदिर को खोला गया। मंदिर में सफाई के दौरान 3 शिवलिंग मिले, लेकिन खंडित अवस्था में। नगर निगम की टीम ने सफाई की। सैकड़ों साल से बंद था सिद्धेश्वर मंदिर। मुस्लिम बहुल मदनपुरा में स्थित है यह मंदिर। और अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से। सागर में पूर्व एमएलए के घर में मिला मगरमच्छ। घर के अंदर बने तालाब में मगरमच्छ था। पूर्व विधायक ने गैर कानूनी तरीके से मगरमच्छ पाला। पूर्व एमएलए हरवंश सिंह के घर इनकम टैक्स ने रेड की थी और तब ये बात पता चली। आपको बता दें कि पूर्व विधायक हरवंश सिंह के घर इनकम टैक्स की रेड में 14 किलो सोना, 3 करोड़ 80 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ था। माओवादियों के मंसूबे को नाकाम कर दिया। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने आईडी बरामद किया। बॉटल के अंदर प्लांट किए गए थे 2 आईईडी। सुरक्षा बलों ने ये डिवाइसेस डिफ्यूज किए। यहां पर ये जो कंट्रोल्ड डिफ्यूजन इनका होता है, बॉम्ब्स फोड़े जाते हैं लेकिन फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में फोड़े जाते हैं ताकि इससे किसी को नुकसान ना हो। बॉटल के अंदर, मतलब ये जब इंप्रोवाइज डिवाइस बनाई जाती है, विस्फोटक को खास तरीके से डेटोनेटर के साथ सेट किया जाता है और इसीलिए इसको इंप्रोवाइज्ड डिवाइस कहते हैं। यहां वैसी ही डिवाइसेस को डिफ्यूज करते हुए वक्त का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और आगे आपको दिखाऊंगा योगी पहुंच प्रवासी भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन। पीएम ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई।
हफ्ते में 3 बार करवाएगी ये एक्सप्रेस धार्मिक स्थलों की यात्रा। सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अब मेड इन इंडिया से फाइटर जेट बन रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर किए जा सकते हैं। हमारे सामने 2047 का लक्ष्य है। भारत को विकसित बनाने का टारगेट है। भविष्य युद्ध में नहीं, बुद्ध में है, पीएम मोदी ने दोहराया। सिर्फ 10 साल में भारत ने अपने यहां 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। सिर्फ 10 सालों में भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, महाकुंभ की तैयारियों का उन्होंने लिया जायजा। डिजिटल कुंभ का अनुभव केंद्र जो है उसका भी उन्होंने इनॉग्रेशन किया। सीएम योगी 6 कॉरिडोर का लोकार्पण भी करेंगे। अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात भी उनकी प्रस्तावित है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। यहां उनका 6 घंटे का कार्यक्रम है और इस दौरे में सीएम योगी उन सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। महाकुंभ के से जुड़े हुए कार्यों का निरीक्षण भी वो करेंगे। महाकुंभ 2025 या दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद प्रयागराज प्रदेश, देश और दुनिया में महाकुंभ को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। सभी पूज्य साधु संतों का, सभी कुंभ के यात्रियों का प्रयागराज की धरती पर हार्दिक स्वागत है। जन्नत कैसी दिखती है? आप शहर में तापमान -5 पर बना हुआ है। तापमान में गिरावट की वजह से डल झील जम गई है। 10 जनवरी तक शीतलहर यहां चलती रहेगी। जोजिला पास में तापमान -30 तक जो मिनिमम टेम्परेचर है वो पहुंच गया है। बर्फबारी के बाद कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रभाव देखने को मिल रहा है। बीती रात का न्यूनतम तापमान जोजिला दर पर -31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और श्रीनगर में बीती रात का न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हम इस समय प्रसिद्ध डल झील के ठीक सामने हैं और मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे कि इस डल झील का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जो है इसकी ऊपरी परत जो है वो जमी हुई है। जो माइनस टेम्परेचर कश्मीर घाटी में खासतौर पर श्रीनगर में रिकॉर्ड किया जा रहा है बर्फबारी के बाद, उसका प्रभाव सीधा जो है यहाँ पर इस डल झील पे दिख रहा है और ऊपरी परत जो है यहाँ पर जमी हुई है। और आगे आपको दिखाऊंगा सुपर पावर का सरेंडर।